और पहला हिस्सा पूरा हो चुका है इस खास कार्यक्रम का। जी धन्यवाद। सर्वधर्म संभाव का ध्यान रखा गया है, लेकिन सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए आपने देखा कि सनातन धर्म की जो रिचुअल्स है, वैदिक मंत्रोच्चार और पूरी तरह से पूजा पाठ के द्वारा इस तरह आज सेंगोल का स्थापना किया गया। और चोल राजा जो सनातन धर्म के एक शीर्ष राजा थे, जिन्होंने सनातन धर्म की पूरे विश्व में स्थापना की। उसके आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में जिस तरह चोल राजा का एक से बढ़कर एक शिवालय दिखता है, एक से बढ़कर एक विष्णु भगवान का मंदिर दिखता है, ऐसे राजा का राजदंड का स्थापना यह सिद्ध करता है कि एक कदम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम हमारा भारत का जो है, पार्लियामेंट में भी हमारा सनातन का परचम लहरा गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजदंड को स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया। लेकिन शैलेश तिवारी जी, ये तो बताइए, आज इस शुभ मौके पर शंखनाद नहीं करेंगे क्या आप? बिल्कुल शंखनाद करेंगे। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। अच्छा शैलेश जी, ये भी समझा दीजिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के उन माहौल के बीच में किसी शुभ काम की शुरुआत होना, ये क्या संदेश जाता है देश में? मैं इस पैनल पर जितने लोग हैं जिन्होंने सब सनातन धर्म का सम्मान किया है, और ख़ास तौर से मैं यह कह सकता हूं कि आज जो एक इतिहास रचा गया भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यह अपने आप में बहुत ही सुखद है, अनुकरणीय है। 12 धर्माचार्यों के द्वारा अलग अलग धर्मों का भी सम्मान किया गया, लेकिन सनातन पद्धति से जो वैदिक रिचुअल्स किया गया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रणी होने का। मैं एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद करता हूं, जिन्होंने एक नए संसद का निर्माण दिया। जी, लेकिन जिस तरीके से वंदना अभी शैलेश तिवारी जी ने शंखनाद किया है और शुभ तस्वीरें और बेहद अद्भुत तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, मुझे लगता है संजय जी से समझना चाहिए इस वैदिक मंत्रोच्चार का महत्व क्या है, शुभ मौकों पर सर्वधर्म प्रार्थना का महत्व क्या है और देश के नाम ये संदेश क्या जाता है? जी, बहुत बढ़िया पूछा आपने। और कहते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी हम विशेष कार्य करते हैं तो उसमें यज्ञ का जो है विधान है हमारे यहाँ। और सबसे पहले हमें अग्नि मंत्र का जो है उच्चारण करना चाहिए। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्नधातमम। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी पहले जमाने में, कि लकड़ी से लकड़ी को रगड़ करके जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, और जो विधान किया गया है क्या है, मुझे लगता है कि समय थोड़ा कम रहा होगा, जिस कारण से अग्नि पहले से ही प्रज्वलित है। और यज्ञ के विधान मंत्रों का जो उच्चारण किया और सबसे पहले संकल्प जिस प्रकार से लिया गया, और उसके ऊपर आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो नंदी का चित्र है उसके ऊपर, सेंगोल के ऊपर, वो स्थिरता का प्रतीक है। शिव परिवार में भी जो है नंदी है। और आज का जो महीना है, जिस ज्येष्ठ मास का जो महीना है, इसको भी हम वृषभ कहते हैं, हिंदी के अंदर शुक्र का प्रतीक है। तो ये जो विधि विधान हुआ, और आज सूर्य का जो दिन है, संडे का दिन है, जिस विधान से और मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण किया, उसमें अभी आपने देखा होगा सबसे पहले जो है अभी जब बोल रहे थे सूर्य मंत्र की आहुति दी गई। ओम ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेश मृत्यंच यातानि भूनानि पश्यन् ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतम होतारम रत्न धातमम। तो जो मंत्रों का उच्चारण किया गया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया, और इतने ब्राह्मणों द्वारा जो है बड़े विधि विधान से जो उच्चारण किया गया, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और उसमें आखिरी में जब हम कहते हैं कि जब यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो रज सत और ब्रह्म, मैं देख रहा था कि बड़ी रज सत और ब्रह्म से जो है आहुति दी जा रही थी, और लास्ट में घी जब डाला गया तो कहते हैं घी जो है मान्या जी संपूर्ण से है। समझेंगे। मान्या जी, क्योंकि 3 द्वार हैं इस नए संसद भवन के, ज्ञान,
द्वार कहा जा रहा है, शक्ति और कर्म, कैसे ये बैलेंस करेगा तीनों को? और जो सांसद यहाँ पर बैठेंगे, क्या उन्हें प्रेरणा मिलेगी? जी देखिए, जो मेन 3 द्वार हैं वो है नॉर्थ का, साउथ का और वेस्ट का। जो नॉर्थ का द्वार है वो ज्ञान का द्वार है, वो द्वार है जहाँ से, जो बुध का द्वार है, मरकरी का द्वार है, कम्युनिकेशन का द्वार है। वहाँ से आपको ज्ञान और बढ़ेगा। जितनी भी पार्लियामेंट में, जितने भी सांसद में तर्क वितर्क होंगे, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होगा, उसमें जो है उनको और भी ज्ञान बढ़ेगा, अच्छे से जस्टिस कर पाएंगे, अच्छे डिसीजन मेकर हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं साउथ के द्वार की, तो वहाँ पर वो आग्नेय द्वार है। आग्नेय द्वार क्या देता है? वो आपको ज़ील देता है, आपको जो है वो एक प्रेरणा देता है कि नया करना है, कुछ अच्छा करना है। तो जो भी मेंबर्स जो बैठे होंगे उनमें हमेशा एक ज़ील रहेगी, एक प्रेरणा रहेगी। और मान्या, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो बतौर व्यूअर या फिर बतौर जर्नलिस्ट आज इसकी बात हम कर रहे हैं और आप वास्तुशास्त्र के मुताबिक इनकी बातें कर रही हैं, लेकिन बतौर सांसद जब गणमान्य लोग यहाँ बैठेंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़ी चर्चाएं होंगी, तो वो वाकई देखने वाली तस्वीरें होंगी और वो पॉजिटिविटी लोग अंदर से महसूस कर पाएंगे। मनोहर हमारे साथ हैं। मनोहर, चूंकि आपने तो पुरानी संसद को भी कवर किया है, आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है, क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? हालांकि आधुनिक सुविधाओं से लैस है नई संसद और अगले 150 साल को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि तब्दीलियां तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो पुराने संसद जो हमारे राइट और है और लेफ्ट साइड नए संसद भवन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने का मतलब है कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी 550 और 250 वाली थी, लेकिन इसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं, लोकसभा में 888 और वहीं नए संसद भवन में राज्यसभा में जो बैठेंगे वो 384 लोग बैठेंगे। तमाम अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम पुराने संसद भवन की अगर हम बात करें तो पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ITV नेटवर्क से, इंडिया न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई सांसद कहते थे हम खंभा पीड़ित हैं और सही ढंग से बात नहीं कर पाते, हम उठ करके बोल नहीं पाते, तो इस नए संसद भवन में वो सांसद खंभा पीड़ित नहीं होंगे। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से ये नए संसद भवन में ये सारी सुविधाएं दी गई है, तो कोई भी सांसद आसानी से अपनी बात कह सकता है, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटिंग कैपेसिटी है, जहां पर सांसद बैठेंगे उसके जस्ट सामने ही LED लगाई गई है, डिस्प्ले बोर्ड है, जिसमें वो सारी चीज़ें एक्शन और जो गतिविधियां चलती रहेगी लोकसभा और राज्यसभा में, वो सारी चीज़ें जानकारी हासिल कर सकते हैं। CCTV कैमरे हाई डेफिशिएंसी के लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये आप देखिए, जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन में जब बारिश का वक्त आता है तो उस वक्त क्या होता है कि पानी भर जाता है और पंप से जो है पानी निकालना पड़ता है, लेकिन नए संसद भवन में ये स्थिति नहीं होगी। इस तरह की मुसीबत सांसदों को नहीं झेलने पड़ेंगे, आराम से जाएंगे, डिजिटली उनकी एंट्री होगी। पूरा संसद भवन में गाड़ी से जाते थे। मनोहर, अशोक स्तंभ जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में, और नई संसद की जितनी झलक, क्योंकि आप काफी दूर हैं, मीडिया को भी एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें गज से सीना चौड़ा कर रही होंगी, क्योंकि पुरानी संसद अंग्रेजों के वक्त और आज की जो संसद है वो आत्मनिर्भर भारत को दिखाती है, दर्शाती है, और सिर्फ देश नहीं, मुझे लगता है दुनिया की नजर होंगी आज इन तस्वीरों पर। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक नागरिक होने के नाते बहुत गर्व की बात है, पत्रकार तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए इनका जो भव्य, जो यहाँ की गरिमा है, जो यहाँ का ऑरा है, जिस प्रकार से सत्य, निष्ठा और धर्म का ये प्रतीक है, जिस प्रकार से आप देखेंगे तमाम जो विशेषज्ञ जो आधीनम तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने जो बात रखी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राजदंड को आप देखेंगे, जब कार्यक्रम पहले चरण का चल रहा था तो किस तरह से साष्टांग दंडवत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राजदंड को प्रणाम उन्होंने किया। और राजदंड कहा जाता है कि तमाम लोगों को याद दिलाएगा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, 140 करोड़ जनता आपको चुन करके इस संसद भवन में भेजी है, तो आखिरकार आपका क्या कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, एक हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे एक फ्रेम में दोनों तस्वीर को दिखाएं, पुराना संसद भवन और नया संसद भवन। आपको देखते ही गौरवान्वित क्षण महसूस होगा, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया के तहत सारी चीज़ें बनी हुई है और नया संसद भवन इतिहास
पहले फेज में तो रच चुका है। अब दूसरे चरण का 12 बजे से शुरुआत होगी। राष्ट्रगान से शुरुआत होगा, लोकसभा स्पीकर का संबोधन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्पीच को वहां डिस्प्ले किया जाएगा। बिल्कुल मनोहर, दोनों ही संसद भवनों का आपने बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया कि पुरानी जो संसद भवन है वो क्योंकि कई बार रेनोवेट हो चुकी थी और बहुत समय से मांग की जा रही थी। 2012 में यूपीए सरकार में ही लोकसभा स्पीकर उस दौरान की मीरा कुमार ने भी मांग उठाई थी कि नई संसद का निर्माण होना चाहिए। अब जाकर ये निर्माण हुआ है। लेकिन राकेश जी भी हमारे साथ है। राकेश जी, डिफरेंस तो हम लगातार देख ही रहे हैं, बहुत ही भव्य, हाईटेक और आधुनिकता का संगम देता है। संस्कृति धरोहर का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन सवाल आज ये भी उठता है कि गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ रहा है देश, पुरानी निशानियों को पीछे छोड़ रहा है। ये आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज भारत है और नए भारत की जो संकल्पना की जा रही है, ये उन्नति, प्रगति, प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से वृद्धि होने वाली है, क्योंकि नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। देखिए, एक भारत के एक नागरिक होने के नाते मैं जो गर्व महसूस कर रहा हूं, पत्रकार तो उसकी इमारत जहां पर मंत्रोच्चार हुआ, उससे आज जो है भारत को, यानी नए भारत को नया लोकतंत्र का मंदिर मिल चुका है। नए संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ ये इमारत 4 मंजिला है। जिस तरह से ये संसद भवन जाने के लिए 6 रास्ते हैं और एक एंट्रेंस जो खास तौर पर है पीएम और प्रेसिडेंट के लिए है, एक लोकसभा स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा के चेयरमैन और सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस को रखा गया है और पब्लिक के लिए 2 एंट्रेंस को रखा गया है। नई संसद भवन में कहें तो कुल 120 ऑफिस होंगे, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट, पीएम ऑफिस आदि होंगे। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। यह प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है और लोकसभा चेंबर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना है और इसमें 543 सीट की जगह। बिल्कुल राकेश जी, मनोहर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, अभी पहले चरण का जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ है, दूसरे चरण के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या पूरा शेड्यूल होगा? देखिए, बिल्कुल शेड्यूल फिक्स है। हालांकि हमने फर्स्ट चरण में देखा कि थोड़ा सा जल्दी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब फंक्शन के बाद निकल गए सीधे, और उसके बाद जब दूसरे चरण का कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो 12 बजे राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज भी फहराया जाएगा। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की स्पीच है। इसके अलावा अगर हम देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्पीच को भी वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। 2 वीडियो भी डिस्प्ले किया जाएगा जो जानकारी इस बारे में दी जाएगी कि आखिरकार नया संसद भवन जो बना है, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर तैयार हो चुका है देशवासियों के लिए, तो ये इसमें क्या कुछ नया है, किस तरह से ये अलग है, क्या कुछ नया होगा और कौन-कौन से संबोधन खास रहेंगे आज के दिन में, ये तो आप बताएं। लेकिन अभी जब हम इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कुछ अपडेट्स भी आ गए हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, इनके जरिए एक ऑडियो जारी किया गया है और साथ ही साथ नए संसद की तस्वीरों के वीडियो के पीछे वो ऑडियो चल रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से अद्भुत और भव्य है नई संसद, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभ शुरुआत उसकी हो गई है। लेकिन जैसा कि मनोहर बता रहे हैं कि 2 चरणों में आज ये कार्यक्रम होना है, तो संजय जी, चूंकि 28 तारीख है आज, इस तारीख का महत्व क्या है? सुबह प्रोग्राम शुरू होना, लेकिन 2 चरणों में होना, क्या इसका भी कोई अलग संकेत है? क्या इसमें भी कोई शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा गया होगा? जी बिल्कुल, आज जो शुभ मुहूर्त ही है और जिस प्रकार से जो है हर्षण योग के अंदर जब कोई भी कार्य किया जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। और आज का जो दिन है वो एक का टोटल बनता है 1, और जो सूर्य भी है वो वृषभ राशि के अंदर और रोहिणी नक्षत्र के अंदर है, और जो दशा भी जो चल रही है शुक्र में, चंद्र में शुक्र की जो है दशा आज के दिन है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि आपका सूर्य का ही राशि है, और सूर्य के नक्षत्र में जो है ये कार्य जो है किया जा रहा है, और इस कार्य का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और 2 चरणों में क्या है कि सुबह का जो मुहूर्त है वो अग्निवास जरूर देखना होता है, तो उस अग्निवास में जो है यज्ञ किया गया है, और दूसरा जो है आपका अभिजित मुहूर्त है, उसमें जो है दूसरा पार्ट रहेगा, क्योंकि जो बीच का पार्ट है, पहला वाला पार्ट जो यज्ञ के लिए, पूजा पाठ, धर्म कर्म के लिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया है, अच्छे मुहूर्त में, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका अभिजित मुहूर्त में किया जा रहा है। तो
जी, दोनों ही मुहूर्त बड़े ही शुभकारी हैं और भारतवर्ष की राजनीति के लिए और भारत देश के लिए जो है ये गौरवान्वित करने वाले हैं। और भारत देश की जो और भारत के जो देश है आने वाले समय में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट जिस प्रकार से बना है और उसका जो फेसिंग भी रखा गया है बतौर देश की रखा गया है और आगे आज गर्व इन तरक्की तस्वीरों करेगा। पर हो रहा है, जिस बात का जिक्र अभी राकेश कुमार सिंह और मनोहर केसरी भी कर रहे थे। आके मिश्रा जी, आज ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दशकों नहीं सदियों तक याद किया जाएगा। ये तस्वीरें लोगों के ज़हन में छप चुकी हैं। बिल्कुल रचना जी, जैसे इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग गवाह हुए हैं अभी, निश्चित तौर पर इससे पहले अगर इस प्रोजेक्ट को अगर देखें तो इसके विरुद्ध में जिस तरह से विपक्ष ने, मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के ऐतिहासिक क्षण बिरले ही मिलते अच्छा, ऐतिहासिक क्षण में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साष्टांग प्रणाम करना भी होगा ना? यस, बहुत ही एक बहुत बड़ा क्षण है ये। और हमने देखा था जब 2014 में संसद में जब प्रवेश कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उस समय में भी हमने ये क्षण देखा था और निश्चित तौर पर उस क्षण के भी हम लोग गवाह हैं और आज भी हम इस चीज़ के गवाह बने हुए हैं। निश्चित तौर पर जो जिस तरह से विपक्ष ने इसको रोकने के लिए, इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हर एक विषय के ऊपर में हमने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे इन्वायरमेंटल के लिए हो, चाहे आप लैंड के लिए लें, चाहे आप किसी भी विषय को लेकर लें, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इतनी समस्याएं आई और विपक्ष ने इतनी समस्याएं खड़ी की। और निश्चित तौर पर आज जब वो क्षण आया है तो उसमें विपक्ष का इस तरह से बाइकआउट करना मुझे लगता है जो कि बहुत ही बुरा क्षण है और विपक्ष को इसके ऊपर में सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। हर एक चीज के विषय का बहिष्कार करेंगे इस तरह से तो देश कैसे चलेगा? लेकिन विपक्ष में भी तो आम नागरिक है ना, विपक्ष में भी देश के नागरिक हैं। राहुल लाल, ऐसा है क्या? विपक्ष को ऐतराज होगा क्या आज इन तस्वीरों से? आज तो गर्व का पल है। आप देखिए रचना जी, विपक्ष को इन तस्वीरों से ऐतराज नहीं है, विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए। अच्छा, आज की सबसे अच्छी तस्वीर आपको कौन सी लगी, ये बता दें। नहीं, देखिए मुझे तो सबसे अच्छी तस्वीर लगी सर्वधर्म समभाव के प्रार्थना की तस्वीरों को देखा, काफी अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी साष्टांग दंडवत करते हुए नजर आए लोकतंत्र के मंदिर में, वो तस्वीरें भी अच्छी लगी। मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से जिस तरह से वो संवैधानिक मूल्यों को दिखा रहे हैं, वो पहली बार भी 2014 में वो संसद भवन के सामने में नतमस्तक हुए थे। तो देखिए संसद की भूमिका में एक जरा सा वाक्य पूरा करना ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है ये कि आप कब तक पहली बार एक सरकार ऐसी आई जो कि संसद के भीतर सत्ता पक्षी जो है कि अवरोध पैदा कर रहा था, पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा। तो वैसी स्थितियां कम से कम भविष्य में ना आए, ये प्रार्थना तो मैं आज ईश्वर से जरूर करूंगा। और विपक्ष के कुछ मुद्दे गंभीर होते हैं, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता तंत्र और विपक्ष के बीच में दूरी बनती चली आई है। पहले कोई न कोई होता था जो कि इनके बीच के गतिरोध को दूर करता था, वो गतिरोध को दूर करने का प्रयास भी नहीं किया जाता है। ये लोकतंत्र में लेकिन राहुल लाल जी, विपक्ष कैसे खंड हुआ है वो भी नजर आता है, क्योंकि बहुत से विपक्षी दल हैं जो आज समारोह का हिस्सा बने हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हमें आज प्राउड फील हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि नई संसद का निर्माण कितने भव्य तरीके से हुआ है और समृद्धि से भरपूर जिस सेंगोल की स्थापना यहाँ पर की गई है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे मान्या जी का। मान्या जी, आप इसकी महत्ता बताइए जरा सेंगोल की। देखिए, सेंगोर जो है वह अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये जस्टिस को दिखाता है, ये मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, ये स्थिरता का प्रतीक है। जहाँ पर ये लगाया गया है लोकसभा के पास, वहाँ ये दिखा रहा है उसकी जो एंट्री बनती है वो नॉर्थ ईस्ट बनती है। अगेन मैनिफेस्टेशन की जोन है, मैनिफेस्टेशन के साथ स्थिरता की जोन है। जो भी लोग यहाँ काम करेंगे उनको डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक माइंड की क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट है, यहाँ क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स के देखें तो टेक्निकली भी जो है बहुत सारी उनको जो है फैसिलिटीज़ मिली हैं जिनसे वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिंगौर जो है वहाँ पर स्थापित करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मान्य करता है। तो डेफिनेटली इससे जो है हमारे भारत को एक नई स्थिरता मिलेगी, एक नया न्यू इंडिया वी कैन सी, अच्छे से एक नया इंडिया देखेंगे, न्यू यंग जनरेशन इसके साथ जुड़ेगी। तो यंग जनरेशन बहुत ज्यादा उत्साहित आज इन तस्वीरों को लेकर है और मैं इसे उम्र के बंधन में ना बांधते हुए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज इन तस्वीरों को टकटकी लगाकर ध्यान से देखता रहा और वाकई बहुत सी अद्भुत और बेहतरीन तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक सामने आई हैं, जिसकी झलकियां लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनोहर, लेकिन एक खास तस्वीर तो आपके पास भी है, आप अपने कैमरामैन से कहिए ना, एक ही फ्रेम में पुरानी संसद, नई संसद।
बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो खास तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं, एक ही फ्रेम में दोनों संसद को दिखाएं, क्योंकि एक इतिहास अब बन चुका है और दूसरा इतिहास रचने जा रहा है। पुराना संसद, अब वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा नहीं लगेगी, वो नया म्यूजियम हो जाएगा। तो वहीं नया संसद भवन में तमाम सांसद बैठेंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं का लुत्फ उठाएंगे और जनता के हित में कार्य करेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि माइक बंद है, क्योंकि कई बार इस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी भी आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, माइक खराब पड़ा हुआ है। वो चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 21 पार्टियों ने तो विरोध किया है उद्घाटन समारोह का, वो यहाँ पर तो नहीं दिखे। लेकिन अब अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उनके कई लोग दबी जुबान से कह रहे हैं ये कार्य तो बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी गौरव की बात है, काफ़ी फख्र की बात है। तो ये तस्वीर है जो अब बोलती है क्या भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री 3 देशों से जब वापस आए तो उनको कहा गया संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल हॉल जब इस तरह की सभा होती थी कि राज्यसभा लोकसभा सांसद इकट्ठा होते थे, कुछ पत्रकार भी उनमें होते थे, वहां कुछ खबरें निकलकर सामने आती थी। लेकिन जब नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है तो क्या पत्रकारों की एंट्री नहीं होगी क्या? नहीं, एंट्री होगी, लेकिन एक सीमित दायरे पे, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जिसको कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, उसके बाद एक लॉन्ज है। पहले लॉन्ज नहीं हुआ करता था, तो वहाँ लॉन्ज पे जाएंगे। और जो हॉल है जहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट होगी, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करती है, लोकसभा और राज्यसभा का जब 1272 सांसद एक साथ बैठेंगे, तो उसके साथ साथ 3 गेट हैं जो अंदर ही अंदर एक वहाँ से अगर आप जाएंगे लॉन्च से तो लोकसभा की ओर जाएगा, और वहीं दूसरे गेट से आप राज्यसभा चले जा सकते हैं, और तीसरे गेट से कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं दी गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अंदर जाकर के नज़ारा वाकई काफ़ी खास होने वाला है, जो हमने तस्वीरों में देखा है। इसके अलावा मैं बताऊं, कल रात में जब मैं यहां से गुजर रहा था तो नए पार्लियामेंट का एक यहां का अलग दृश्य था, विहंगम दृश्य था, क्योंकि लाइटिंग इतनी जबरदस्त होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार, अभी हालांकि वो लाइट तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश अपने दर्शकों को जरूर करूंगा कि जो आप देख रहे हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, तो एम्बलम के पास लाइटें लगी हुई है। आप देखेंगे छोटी छोटी वो लाइटें लगी हुई है, और रात में लेजर शो, लेजर लाइट होती है। आपको लगेगा कि हम विजय चौक पे नहीं बल्कि किसी विदेश की धरती में है। यूएन का ऑफिस है, उस तरह का एकदम ऑफिस है, और लाइटिंग इतनी जबरदस्त है, देखते ही आपका मन जो है सो गदगद हो जाएगा। आप खुशी से झूम उठेंगे और आपका फोन खुलेगा और आप सेल्फी लेने लगेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, आपने सही कहा कि जब आप वहां से गुजर रहे थे आपने खुद इस चीज को अनुभव किया कि कितना भव्य यहाँ पर नजारा है नई संसद भवन का। आर.के. मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, नई संसद भवन को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पुरानी संसद और नई संसद में कितना फर्क है। अमेरिका की संसद को टक्कर दे रहा है नया संसद भवन, और साथ ही पूरी तरह हाईटेक है। यानी भारत किस तरह और आत्मनिर्भर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, पूरी तरह स्वदेशी नई संसद बनाई गई है, जो कि विदेश की संसद को भी टक्कर दे रही है। तो बहुत बड़े गौरव की बात है, बड़ा ही गौरव का क्षण है। और वंदना जी, मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो कि 2012 में मीरा कुमार जी ने शहरी विकास मंत्रालय को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था जो कि नए संसद भवन का डिमांड किया गया था, क्योंकि ये जो अपना पुराना अभी संसद भवन है अभी जिसमें अभी काम चल रहा था, निश्चित तौर पर ये थोड़ा छोटा सा था और वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो अभी नए संसद में हमने देखा है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है सो पूर्ववर्ती सरकारों के समक्ष ही थे। आज अगर हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से 2020 में इसको रोकने के लिए पता नहीं विपक्षियों ने किस तरह के माइंडसेट कर रखे थे, और उसको रोकने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 वर्ष 2.5 वर्ष के अंदर में जिस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो पहले से जिस तरह से उन्होंने माइंडसेट रखा था जो कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को खुद ही कह रहे थे और बाद में जाकर के कह रहे हैं जो कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अनेक बार दरवाजा खटखटाया गया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है 25 पार्टियां तो शामिल हो रही है ना उद्घाटन समारोह में, 21 ऐसी हैं जो विरोध कर रही हैं, इसीलिए सभी को मत कहिए सभी विपक्षी दल इसके खिलाफ रहे या खिलाफ हैं, ऐसा मत कहिए। ऑब्वियसली रचना जी, देखिए इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। देखिए जैसे 21 विपक्षी दल जो विपक्ष में जिस तरह से हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें भी 19 ऐसे हैं जो अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं।
तो ये ठीक बात है, आपकी बातें मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक नया और एक बहुत ही अच्छा क्षण था और इसमें सब कोई अगर सम्मिलित होते तो मुझे लगता था अच्छा, बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक पल हैं। और अभी मनोहर केसरी बता रहे थे कि रात में तस्वीर और ज्यादा खूबसूरत थी, जिस वक्त लेजर लाइट वहां पर चल रही थी और लोग जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने रुक रुक कर सेल्फी ली है। राहुल लाल, आप सेल्फी लेने कब जाएंगे? देखिए, नए संसद भवन से लेते हैं ना आप सेल्फी? नहीं ना, बिल्कुल लेनी है। अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है, मैं तो एक तरह से खुश भी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, संसद भवन होनी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर समय के परिस्थितियों के अनुसार नई चीज़ों की आवश्यकता बननी भी चाहिए और बनाई भी गई है। इसमें विरोध इन चीज़ों का हो रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है कितने लोग विरोध कर रहे हैं। अगर असहमति का, रचना जी, एक स्वर भी है और वो उसके तर्क मजबूत हैं, उनमें राहुल लाल, आपने वो कहावत सुनी है क्या? राहुल लाल, आपने वो कहावत सुनी है क्या कि एक वक्त पर सबको खुश नहीं किया जा सकता, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा? नहीं, वो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि खुश नहीं होगा, आप लेकिन कह रहे हैं एक भी अगर असंतुष्ट था तो उसे संतुष्ट करते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? रचना जी, अगर अच्छा ये बता दीजिए, अगर यहाँ पे मैं तो मिश्रा जी हैं यहाँ पे, आप माननीय राष्ट्रपति जी को विपक्ष का एक छोटी सी मांग थी उनकी कि राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन करा दीजिए। दूसरे हिस्से में रहेंगे, राष्ट्रपति दूसरे हिस्से में रहेंगे, जो उद्घाटन समारोह होगा, जो दूसरे चरण का होगा, उसका भी अपना महत्व होगा। मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है और बहुत सोच समझकर किया गया है और इसके अपने धार्मिक मान्यताएं भी होंगी। आचार्य संजय जी इसको मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। वो बता भी रहे थे इस तारीख को चुनना, 28 यानी कि 8 और 2 का जो जोड़ करके आता है वो 1 आता है, वहां 1 नजर आता है। आज सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत करना और 2 चरणों में करना, शुभ मुहूर्त देखा गया है, तभी ये शुभ शुरुआत हो रही है। हमारे शास्त्रों में ना पंच तत्वों की पूजा का बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है और यहाँ पर अग्नि का जो वास देख करके और अग्नि प्रज्वलित की गई है और उसके बाद में जो आप देखें नंदी की जो स्थापना की गई है और उसके पश्चात जो है सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया है कि सभी धर्मों के मंत्रों को उच्चारण किया गया है, प्रार्थना की गई है। और भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबको एक साथ लेकर के और एक मंच पर प्रार्थना जो की गई है सब लोगों के द्वारा, ये क्या है, देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और हर जगह पर भारत के अंदर जिस प्रकार से ये कार्य किया गया है बड़ा ही अच्छा है और जिस तरीके से पूजा पाठ धर्म कर्म को बढ़ाया जा रहा है, देश में ऋषियों का सम्मान किया जा रहा है, गुरुओं का सम्मान किया जा रहा है कि गुरु परंपरा हमारे यहाँ पर शुरू से है और गुरु का अर्थ ये होता है कि जो आपको जो है ज्ञान के मार्ग पर ले आए। गुरु, गु जमा रू अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, हम उसको गुरु कहते हैं। तो साक्षात बिल्कुल अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता की झलक यहाँ पर नजर आती है, संगम नजर आता है। मान्या जी, धरती माता को जो नए संसद भवन के अंदर की तस्वीरें सामने आई, उसमें मोर पंख की कालीन भव्य नक्काशी वहां पर की गई है। अशोक चक्र को जिस पोजीशन में स्थापित किया गया है, आप किस तरह से उसका उल्लेख करेंगे, कैसे आप वास्तु के मुताबिक उसको देखती है? देखिए, जो मोर पंख से जो लोकसभा है, लोकसभा को एक मोर पंख का जो है शेप दिया गया है। जो मोर पंख है वो अपने आप में एक पॉजिटिविटी दिखाता है, वो दिखाता है कि किस तरीके से पॉजिटिव वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो उसको ऑफ कोर्स वहाँ पर आदान प्रदान होना है, लेकिन लास्ट में जो उसका जो तर्क निकल के आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, वो लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं बात करूं अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र एक जो है व्हील का जो है पूरा का पूरा जो है एक व्हील दिखाता है जिसमें सारी लाइंस आकर सेंटर में जुड़ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनका फोकस, उनका जो सब, मैं ये नहीं कह रही कि ऑपोजिशन पार्टी है या जो है रूलिंग पार्टी है, दोनों का जो फोकस रहेगा वो सेम रहेगा। मे भी हो सकता है तर्क वितर्क हो, लेकिन जो फोकस है वो मतलब आप कह रही है जो हंगामा और जो नारेबाजी होती थी वो कम हो जाएगी, थोड़ा वो कम हो जाएगी। फोकस ज्यादा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छा, मानिए एक बात और बताइए, भारत मानिए एक बात और बताइए, पुरानी संसद जो है वो कमल के फूल के शेप में है, आप कह रही हैं जो नई संसद है वो मोर के शेप में है, वो एक शेप दी गई है। मोर पंख जो कि कृष्ण जी भी उनके मुकुट पर नजर आता है, मोर पंख जो कई पूजा घरों में आपको रखा हुआ नजर आएगा। मोर पंख का अलग महत्व है। मोर पंख तो जो है राहु और मैं यही पूछ रही हूँ, सनातन धर्म से भी कुछ जोड़ा हुआ देखा जाए क्या इसे? जी बिल्कुल, उसको देखा जाएगा, क्योंकि देखिए कृष्ण जी ने भी जो है मोर पंख को अपने जो है सिर पर सजाया है और वो जो राहु और केतु जो प्लैनेट्स हैं
वो भी इसको कंट्रोल, मोरपंख से ही कंट्रोल होते हैं। तो आप देखिए जो राहु है वो जो है आपकी टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा असर डालता है। अगर आपका राहु खराब है तो आपकी टेक्नोलॉजीज में बहुत फ़र्क आता है। आप अच्छे से वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं जहाँ पर वो उसको यूटिलाइज किया जाएगा। मोरपंख वहाँ पर उस चीज़ को ध्यान रखेगा। जैसे राहुल गांधी ने भी बोला था कि स्पीकर्स खराब हो जाते हैं, तो ये जो मोरपंख है वहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। हाँ, ये मैंने सुना है कि अगर राहु की महादशा होती है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि यहाँ पर फोकस भी रहेंगे, सांसद जब चर्चा करेंगे, बहस भी यहाँ पर सार्थक रहेगी, बेवजह की नारेबाजी या फिर हंगामा में बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं होगा और माइक नहीं खराब होगा। वंदना, बिल्कुल माइक खराब नहीं होगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो लोकसभा के साथ राज्यसभा है उसको कमल के फूल में दिया गया है। कमल का फूल जो है वेल्थ दिखाता है, तो आगे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा बेहतर होने वाली है और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। हमारे जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। हमारे फॉरेन लोगों के साथ, हमारे फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है हमारे रिलेशनशिप्स और भी स्ट्रांग होने वाले हैं। क्योंकि हम मुकुट की बात कर रहे हैं, मोरपंख कृष्ण जी के सिर पर सजा हुआ है। अशोक स्तंभ के बारे में भी बताइए, दहाड़ते हुए जो शेर उसमें नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जो अशोक स्तंभ है वो ब्रह्मा को जो है रिप्रेजेंट करता है। 4 मुख ब्रह्मा के होते हैं, 4 ही मुख जो है हमारे अशोक स्तंभ के हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अब वो जो 4 स्तंभ हैं वो एक, आप देखिए शेर क्या करता है, उसका एक टारगेट होता है। इसी तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है उसका एक टारगेट है, वो एक टारगेट लेके चलेंगे, उसको फोकस करेंगी, उसको फोकस करके उसके ऊपर पूरी अपनी निष्ठा के साथ उसके ऊपर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, ज्यादा किस में होता है? नए युवा में होता है। अब आज के बाद नई युवा राजनीति को ज्वाइन करेगी, राजनीति ज्वाइन करेगी, पॉजिटिविटी और आएगी, न्यू एनर्जीज आएंगी, जिसकी वजह से और जील बढ़ेगी और साथ में हमारे देश को गेन्स भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और आपने जो विदेशी रिश्तों को लेकर बात करी, जो बाहरी देशों से भारत के जो रिश्ते हैं वो तो अभी हमने देखा भी था जब 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी तो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि एक सिंबल को, एक और सवाल मेरे जहन में है। मैं ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए गई थी, वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, नई संसद को लेकर ही चर्चा हो रही थी और वहां बात ये होने लगी कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये कहीं क्या पॉजिटिव साइन है इसमें? क्योंकि कई बार तो देखते हैं कि अच्छा प्लॉट लेने जा रहे हैं तो अच्छा एक कोना निकला हुआ है, या फिर कई बार कहते हैं तो नागफनी है, ये तो शुभ नहीं रहेगा। यहाँ पर तिकोनी ये जो शेप है ये कैसे शुभ संकेत दे रही है और कैसे इसमें खास ख्याल रखा गया है वास्तु का? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मयामतम जो साहित्य है उसके हिसाब से जो त्रिकोणी शेप होती है रेजिडेंशियल एरियाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर आप बहुत पुराने साहित्यों को उठा के देखें, जितने भी राज्य होते थे वहाँ राजा का जो महल होता था, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी, वो भी जो है तिकोनी ही बनाई जाती थी। अब क्योंकि ये प्लॉट तिकोना था, अच्छी जो शेप होती है वो स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल होती है। अब अगर इसी के अंदर अगर स्क्वायर निकालते तो बहुत सी जगह जो है खराब होती, जिसकी वजह से उन्होंने हेक्सागोनल शेप निकाली है, जो अपने आप में एक जो जैसे संजय जी ने भी बताया, तो वो जो है गौमुखी जो है शेप बन जाती है, जो अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर इसके साथ अगर आप ओल्ड पार्लियामेंट को भी देखेंगे तो वो भी ट्रायंगुलर शेप में ही बना हुआ है, और जब आप इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ते हैं तो ये एक डायमंड की शेप बन जाती है, जो अगेन एक बहुत ही ऑस्पिशियस शेप मानी जाती है। तो इसलिए आप इसको एक ट्रायंगल ना देखकर, क्योंकि अब हमारे दोनों पार्लियामेंट, जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है और नई पार्लियामेंट, दोनों मिलकर ही काम करने वाली है। बिल्कुल, और इसमें भारतीयता की झलक भी नजर आती है। संजय जी, 3 राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, कमल, मोर और बरगद का पेड़, वो भी इंटरनल पार्ट में नजर आता है। इसके साथ ही जो कालीने हैं उस पर पारंपरिक डिजाइन बनाए गए हैं, जो आंतरिक दीवारें हैं वहां पर श्लोक खुदाई की गई है उनकी, और इससे भारतीयता को बल मिल रहा है। और पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि भारत कैसे स्वदेशी रूप से आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है।
किसी भी चीज में पीछे नहीं है। तकनीक को आप देख लीजिए यहाँ पर और विविधताओं को आप देख लीजिए, हर क्षेत्र का संगम यहाँ पर नजर आएगा। अभी जैसा बताया इन्होंने कि भाई मोर पंख का जो कलर होता है, ब्लू कलर जो उसके अंदर है वो हमारा फोकस्ड का कलर है, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, किसी बात पे क्रोध आता है या आपका मन जो है अस्थिर हो जाता है, तो ब्लू एनर्जी जो होती है, जो भगवान कृष्ण के मस्तिष्क पे भी विराजमान था, वो फोकस का ही प्रतीक है, क्योंकि ब्लू कलर हमारे को एक ब्लू एनर्जी जो है मानसिक शांति देती है। तो ये कलर जो अकालीन के ऊपर बिछाया गया और मोर पंख शेप में ही जो है पार्लियामेंट का जो निर्माण हुआ है और गौ की शेप में जो इसको लिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर जो चित्रों का आकलन हुआ है या जो भी तस्वीरें लगाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि हमारे सिस्टम्स में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है पार्लियामेंट में, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है देश के लिए भी। और जिस प्रकार से बनाया गया है और आजकल मॉडर्नाइज तरीके से जो पार्लियामेंट बनी है, वो बहुत ही देश में उन्नति का कारण बनेगी। और जब कहते हैं कि जब आप पूरे मॉडर्नाइज हो जाते हो, पूरे तरीके से काम करने के लिए तत्पर रहते हो, वहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर का स्क्रीन लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप जब मॉडर्नाइज होकर के काम करोगे तो पूरे विश्व में आपका नाम बढ़ेगा और देश भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। परंतु एक चीज़ और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि नए युवाओं को आगे आने की जरूरत है देश के अंदर। जो पढ़े लिखे लोग हैं देश के अंदर, जो देश को संभाल सकते हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं और कहते हैं कि हायर दी प्राइस लोअर दी डिमांड, लोअर दी प्राइस हायर दी डिमांड, इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और देश को जो है आगे बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली सोच जिन लोगों के अंदर है, उनको मैं कहूँगा कि आने वाले समय में अग्रसर होना चाहिए। और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो सबको मैं कह रहा हूँ पूरे देश को प्रणाम करना चाहिए और कभी भी इस विचार से ना सोचें कि हम जो है इस देश के अंदर जो है अलग है, अलग कोई भी नहीं है। युवाओं को तो ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, उन्हें अग्रसर होने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं और अलग अलग मौकों पर ये देखा गया है। क्योंकि अभी सर्वधर्म प्रार्थना की तस्वीरें मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, राहुल लाल, मुझे आपकी बात याद आ गई। आपने कहा कि साष्टांग प्रणाम करना या फिर जो सर्वधर्म सभा थी वो तस्वीर आपको सबसे अच्छी लगी, सबसे बेहतर लगी। सेंगोल को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे थे। एसटी हसन ने कहा था कि नहीं भाई, ये तो हिंदू धर्म को दर्शाता है, आपने वहां पर मुस्लिम धर्म को भी उतनी ही मान्यता देनी चाहिए। लेकिन सर्वधर्म सभा जब हुई, दिल को सुकून तो आपको भी मिला होगा, एसटी हसन भी सुकून महसूस कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सर्वधर्म समभाव वाला जो प्रार्थना की अच्छा, वाइब्स आज क्या आ रही है ये बताइए। कई बार वाइब्स तय करती हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या हमारा मूड रहेगा। आज वाइब्स कैसी हैं? ना, वाइब्स तो अच्छी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ कमी जो नजर आ रही। देखिए, सेंगोल को लेके, सेंगोल स्थापित किया, अच्छी चीज है, लेकिन उसको लेके जो भ्रम तथ्य, जो झूठे तथ्य फैलाए गए, वो नहीं फैलाना चाहिए। राहुल लाल जी, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, वो तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है ना सर। मैं देखिए वंदना जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए उसको वहाँ के लोगों ने उस समय जो है कि दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, वो सेंगोल गिफ्ट वहाँ पे उपहार के रूप में दिया था। अब उसको ये बताना कि नहीं माउंटबेटन को दिया गया था, वो पूरा का पूरा एक समारोह हुआ था, वो जो पूरी जानकारी दी गई, सही तथ्यों को दीजिए। आज के समय में युवा पीढ़ी, पूरी देश की जनता को सही तथ्य दीजिए और सही तथ्यों के साथ आगे बढ़िए। आपको सेंगोल आरके मिश्रा जी, सही तथ्य बताइए सर। सेंगोल को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि नेहरू जी की छड़ी बताकर म्यूजियम में रख दिया गया था उसको। ये बताइए, अच्छा म्यूजियम देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दुष्प्रचार करती है, म्यूजियम में रखना क्या सम्मान नहीं है? वंदना जी, अभी राहुल जी कह रहे थे कि उपहार स्वरूप दिया गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक था। यही तथ्य तो गलत है। देखिए, उस चीज को किस तरह से एक म्यूजियम में सजा करके रखा गया था। रुक जाइए, आरजेडी का कुछ रिएक्शन सामने आया है, वो दर्शकों को बता दें। नए संसद भवन को लेकर आरजेडी का विवादित ट्वीट सामने आया है। आरजेडी ने नए संसद भवन का अपमान किया है, नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी है। ये बड़ी विवादित ट्वीट किया गया है आरजेडी की तरफ से, जहां पर नए संसद भवन की जो तुलना है वो ताबूत से कर दी गई है। ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सोच से परे होगा राहुल लाल। एक होता है विरोध करना, एक होता है सवाल खड़े करना, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को लेकर इस तरह की भाषा। रचना जी, देखिए, ये जो भाषा है आहत मन से निकली हुई भाषा नजर आ रही है। ये ऐसी भाषा होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार संविधान के लिए जो है कि वो लड़ता रहे, राष्ट्रपति के शक्तियों के लिए विपक्ष लड़ता हुआ रहा, वो जो राष्ट्रपति खुद भारतीय जनता पार्टी के जो है कि समर्थित उम्मीदवार रहे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी कितने जोर शोर से कह रहे थे कि एक आदिवासी महिला को जो है कि प्रथम बार भारत में वो राष्ट्रपति बनी है और उनको कहीं न कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अब तक प्रथम खंड में हम लोगों ने नहीं देखा। बता रहे हैं ना, द्वितीय खंड में अगर मिलेगा तो बताया ना कि राष्ट्रपति का संबोधन होगा सेकेंड हाफ में जो कार्यक्रम होगा।
आया है, एक ट्वीट और आया है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जो कि दक्षिण के कट्टरपंथी जो धर्म गुरु हैं उनको ला गया है केवल। अब ये देखिए ये क्या मतलब क्या दर्शाता है, इनके मानसिकता को क्या दर्शाता है बताइए। इस तरह की बातें और इस तरह की भाषा मैं उन्हीं वाइब्स का बात कर रही थी, मैं उन्हीं वाइब्स के बारे में बात कर रही थी। जब शुभ माहौल होता है, जब शुभ घड़ी होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उस वक्त में इस तरह के ट्वीट, ये भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखना, अगर टिप्पणी करनी है, क्योंकि जनता की भावनाओं को आहत करने जैसा है। 140 करोड़ भारतीय जो आज इन तस्वीरों को देखकर गौरव महसूस कर रहे होंगे, जो इन तस्वीरों को देखकर खुश महसूस कर रहे होंगे, जो जान रहे होंगे कि गुलामी की जंजीरों को छोड़कर आज स्वदेशी तरीके से पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है, वो आज इन ट्वीट पर, इन विवादित पोस्ट को लेकर क्या सोच रहे होंगे आर.के. मिश्रा जी? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं जो कि आपकी हो सकता है जो कि हमारे विचारधारा से आपको कोई दिक्कत हो, मैं समझ सकता हूं इस चीज को, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे जहां पर आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए भाषा और वाक्य के ऊपर में, आप इस तरह से एक धर्मगुरु को कट्टरपंथी कहेंगे, आप ये कहेंगे जो कि संसद भवन को ताबूत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है जो ये कहते हैं, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और यही मुझे लगता है जो कि यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। आप संविधान को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी ये दूसरी कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। याद दिलाता है कि हम भी पे खड़े हुए विश्व को एक हम संदेश दे रहे हैं कि वो भारत नहीं रहा है जैसा भारत आप पहले सोचते थे। लेकिन जिस तरीके से इसके बाद एक ट्वीट आना, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें 2 पिक्चर दिखाई गई, एक नई संसद भवन की जो तस्वीर है वो, और उसके ठीक बगल में एक ताबूत रखा है, और उन्होंने प्रश्न कहा है कि ये क्या है, तो उसके साथ इसकी तुलना आखिर क्यों? देखिए, पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है, और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है, ये बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का, मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है उसको देखता है, और आज आपको गौरवशाली होना चाहिए कि देश के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये अनेक सभी सांसदों के, पार्टी के दलों को देखोगे आप, वीर सावरकर से चले थे, नई नई चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन विरोध करते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। मतलब मानसिकता विरोध की है, और देश का प्रधानमंत्री का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, प्रधानमंत्री की विश्व के अंदर, देश के अंदर जो स्वीकारता बढ़ी है, आप देखेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है, शौचालय दी है, गैस दी है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आज जनता उनको प्यार करती है, उस प्यार को ये नफरत में बदलना चाहते हैं, जो कि असंभव है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि लोकतंत्र के मंदिर को की तुलना ताबूत से करना एक नेगेटिव चीज, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना, आज ताबूत से कर रहे हैं ये, क्या पहली वाली पार्लियामेंट को शून्य से जीरो से किया था क्या? पहले भी तो हम जीरो में बैठे हुए थे। तो ऐसी दुर्भावना तरीके की बातें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है, और बल्कि मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खाली मोदी 2024 में भारी भरकम बहुमत से आ रहे हैं, ये उसी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पलटवार किया जा रहा है, जो विपक्ष की ओर से रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं नई संसद को लेकर जेडीयू ने भी ट्वीट कर दिया है। आरजेडी का ट्वीट हमने आपको दिखाया, बेहद शर्मनाक था। नई संसद को लेकर जेडीयू ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि नई संसद का उद्घाटन तानाशाही है, देश का कलंक लिखा जा रहा है। आरजेडी ने पहले ही संसद भवन का अपमान किया है, अब जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि यह कलंक है। ताबूत से नए संसद भवन की तुलना की जा रही है। नए संसद भवन को लेकर आरजेडी ने यह विवादित ट्वीट किया है। आरजेडी और जेडीयू दोनों की ओर से अपमानजनक ट्वीट सामने आए हैं, और इसको लेकर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि देश में लोकतंत्र का मंदिर स्थापित हो रहा है, उद्घाटन हुआ है, और पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ, जिसमें भारत के कल्चर, भारत के रिचुअल्स को पेश किया गया है। आर.के. मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर विपक्षियों द्वारा इस तरह का ट्वीट करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी दूषित मानसिकता का झलक है। मैं कह रहा हूँ विचारधारा हमारे अलग हो सकते हैं, हम विचारधारा के ऊपर में बहस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें जहाँ पर एक संसद, एक देश की गरिमा की बात है, और मुझे लगता है जो कि पूरा विश्व अभी देख रहा होगा जो कि किस तरह से नए संसद का इस तरह से हाईटेक बनाना और बहुत ही कम समय में
जिस तरह से इसका और आर.के. मिश्रा जी, कार्य मुझे पूरा हुआ। बीजेपी के एक लीडर की बात याद आ गई। वो कहने लगे कि अभी तो विरोध पुरजोर कर रहे हैं, देखिए कोई ताबूत कह रहा है, कोई कह रहा है कि कलंक लिखा जा रहा है, लेकिन कल को इसी संसद में जाकर जब बैठेंगे ये विरोधी दल, तो फिर वो क्या चेहरा होगा, फिर वो क्या तरीका होगा जिसको लेकर बैठेंगे? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि कांग्रेस समेत 21 वो दल हैं जो कि विरोध करते हुए आज उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे, लेकिन 25 दल की मौजूदगी रही। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी पर हमलावर हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और कह रहे हैं सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन को लेकर सवाल उठाया है। कहा है कि केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि सर्वधर्म सभा शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखी नहीं होगी। बीजेपी ने अपनी दूषित मानसिकता को दर्शाया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है। एक के बाद एक रिएक्शंस बता रहे हैं कि आज के इस खास दिन को विपक्ष कैसे उसमें खलल डालना चाहता है। अपनी टिप्पणियों को लेकर, अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो ट्वीट किया है वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल लाल, आपको लगता नहीं कि भाषा की मर्यादा भी ध्यान में रखनी चाहिए? और कल को इसी संसद में जब आकर बैठेंगे सांसद, तो वो क्या चेहरा होगा, वो क्या भाव होंगे? रचना जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो विपक्षी दल विरोध कर रहा है वो आज के इस उद्घाटन समारोह में जो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाया उसका विरोध कर रहे हैं। भाषा ठीक नहीं है। उन्होंने देखिए भाषा सही नहीं है। देखिए कि भाषा ठीक नहीं है। नहीं, मैं देखिए मैं मौर्य जी के भाषा से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। साथ ही साथ आरजेडी की जो भाषा है मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जदयू की जो भाषा है वो सही है। देखिए जदयू की भाषा एक तरह से लोकतांत्रिक भाषा मुझे नजर आई है अब तक जो मैंने देखा। वो कह रहे हैं तानाशाही का आरोप लगा रहा है। तानाशाही का आरोप ने कहा है कि कलंक लिखा जा रहा है। कलंक की भाषा सही नहीं है, लेकिन अगर वो तानाशाही वाला जो लाइन है वहां तक तो मैं सहमत हूँ कि एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बिल्कुल कहीं न कहीं पूरे विपक्ष को दरकिनार किया है। आप पिक एंड चूज मत कीजिए राहुल लाल जी, जो गलत है उसे गलत कहना जानिए। मैं तो देखिए एकदम बिल्कुल गलत को गलत और सही को सही कह रहा हूं। विरोध दर्ज कराना जहां तक सही है मैं उसको वहां तक रखना ही सही कह रहा हूं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस शुभ घड़ी में अड़ंगा डालने की कोशिश या फिर माहौल को खराब करने की कोशिश नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की भाषा या शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, तो ये आम लोगों को भी नाराज करता है। मैं एक देश की आम नागरिक हूं, मुझे आपत्ति है इन शब्दों पर, कलंक जैसी भाषा पर या फिर ताबूत जैसी भाषा पर मुझे आपत्ति है। मैंने सर्वधर्म सभा देखी है आज के इस कार्यक्रम में, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा है और मैंने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज इस कार्यक्रम को होते हुए देखा है। मुझे लगता है आज देश के हर नागरिक को गर्व महसूस करना बिल्कुल। और ये संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जन आकांक्षाएं टिकी होती हैं, ये वो संसद भवन जहां जनता की आवाज को सुना जाता है और जनता की उम्मीदें जहां पर टिकी होती हैं, देश की दिशा तय होती है, उस संसद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हरगिज नहीं होना चाहिए। और इस पर सोचना चाहिए विपक्ष को कि नाराजगी की भी एक हद होती है। कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, संसद की, देश की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए था। आज इस ऐतिहासिक क्षण को लगातार टेलीविजन स्क्रीन के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, इस पर बात भी कर रहे हैं। मेगा कवरेज इंडिया न्यूज की जा रही है और सभी खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। एक